चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान पहला चैप्टर। ठीक है, बात करेंगे हम जीव विज्ञान की। पहले समझ लो परिभाषा क्या होती है जीव विज्ञान की। तो हम पहले भी ये जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। बात करेंगे जीव विज्ञान के जन्मदाता की, तो जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है भाई? जीव विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु हैं। अब एक बात याद रखना कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले, भाई हम तो पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे भौतिक विज्ञान को सबसे पहले भौतिक विज्ञान किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था सन 1802 ईस्वी में। पॉइंट नोट करके रखिएगा, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस। कब किए थे? सन 1802 ईस्वी में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान के पहले चैप्टर का पहला पाठ, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसे हम कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझ जाएंगे हम जीव विज्ञान की परिभाषा। हमने समझ ली कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों व वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जबकि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में किया था। यह था आपका केवल बेसिक जानकारी, छोटी सी जानकारी। आगे बढ़ेंगे हम जीव की तरफ। जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? तो एक छोटी सी परिभाषा आप बता सकते हो जिसमें जीवन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जिंदा है वो जीव है, जो जिंदा नहीं है वो निर्जीव है। या फिर दूसरी परिभाषा आप दे सकते हो कि वह पदार्थ या फिर वह वस्तु जो श्वसन, वृद्धि, जनन, उपापचय, गति आदि लक्षण प्रकट करती है वो क्या कहलाती है? वो होती है सजीव। समझ गए कि नहीं बात को? कि वे पदार्थ या फिर वे वस्तु जो जनन, उपापचय, भोजन, वृद्धि, गति आदि प्रक्रियाएं आदि लक्षण प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके जीव। एक एक लक्षण के बारे में हमें पढ़ना है। आपसे यही पूछा जाने वाला है सजीव के लक्षण बताइए, तो हमें एक एक लक्षण बताने हैं। एक एक पार्ट के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। इससे पहले हम समझेंगे जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हमें पढ़नी है। तो जीव विज्ञान जो होता है वो हमें दो पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है जंतु विज्ञान। पहला हमें पढ़ना है जंतु विज्ञान। याद रखेंगे मुख्य रूप से विज्ञान दो तरीके के हमें पढ़ने हैं। पहला जंतु विज्ञान जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में जूलॉजी, ZOOLOGY। जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा। नाम से समझने की कोशिश करिए। नाम क्या है? जंतु विज्ञान। यानी कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं वो हमारा जीव विज्ञान होता है। जबकि अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की तो हम कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। इसके जन्मदाता कौन है भाई? इसके जन्मदाता हम जानते हैं अरस्तु हैं। अब समझते हैं कि क्यों जंतु विज्ञान के जन्मदाता अरस्तु को ही कहा गया था। समझ रहे? क्यों भाई अरस्तु? ऐसा जैसे कंप्यूटर की खोज
जब कंप्यूटर की खोज हुई थी तो कई वैज्ञानिक थे उसमें, केवल अकेले चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज नहीं की थी। भाई कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, कोई एक वस्तु जैसे एक ट्रैक्टर जहाज बनाने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, कई लोग मिलकर किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जंतु विज्ञान में अरस्तु को ही बहुत लोग रहे होंगे भाई, कई लोगों का समूह रहा होगा जो मिलकर काम कर रहा होगा, तब न जाके एक किताब बनती है। आप अपने स्कूल की ही बात कर लो कि स्कूल का निर्माण केवल कोई एक ठो मिस्त्री एक ठो लेबर कर दिया होगा, नहीं ना, कई लोग मिल के भाई, अरे भाई बिल्डिंग मटेरियल वाला सामान दिया होगा, बिल्डिंग मटेरियल का भट्ठा वाला ईंट पहुंचाया होगा, है ना। अलग अलग लोग मिल के क्या करते हैं, एक निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जंतु विज्ञान का जन्मदाता अरस्तु को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक, नाम याद रखना, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां से आपसे पूछा जाएगा इस बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब क्या होता है, जीव से, मतलब जिन्होंने, है ना, समझो, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो जंतु विज्ञान कहलाता है। क्या इसके जन्मदाता अरस्तु हैं, क्योंकि इन्होंने, इनकी बुक का नाम है, बुक का नाम याद रखना, हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें इन्होंने उस समय के 500 जंतुओं के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन करके एक किताब बनवाई थी, एक किताब प्रिंट करवाई थी, उसे छपवाया था। अध्ययन करके उन्होंने इस 500 जंतुओं के बारे में लिखा हुआ था। इसीलिए हम जनक मानते हैं किसे, अरस्तु को, किस चीज का, जीव विज्ञान का, है ना। जीव विज्ञान में किस विज्ञान, हम जंतु विज्ञान को पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी बुक, कौन सी बुक थी भाई, हिस्टोरिया एनिमेलिया में 500 जंतुओं का अध्ययन, जानकारी लिखी हुई थी। समझ गए बात यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इसका दूसरा पार्ट है बेटा वनस्पति विज्ञान। क्या नाम है, वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। बात करेंगे अब बॉटनी की, तो देखो परिभाषा बनाना मुझे लगता है सीख ही गए होंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, वनस्पति। आपको बता दूं, जानकारी के लिए बताऊं, जो पेड़ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शाख, और दूसरे होते हैं झाड़ी, और तीसरे होते हैं वृक्ष। पहचान समझो, शाक किसे कहते हैं, बथुआ देखा है, मेथी पालक धनिया देखा है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, शाक, यानी कि जिसका तना कैसा हो, मुलायम हो, जिसका तना मुलायम हो वो क्या है, वो शाक है। झाड़ी की बात करें तो झाड़ी कैसे पहचानेंगे कि ये झाड़ी है, तो झाड़ी की पहचान है उसकी टहनियों में क्या पाए जाएंगे, कांटे। एक पॉइंट यहां से निकल के आएगा भाई कि क्यों कांटे पाए जाते हैं। अब समझो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कांटे पाए जाते हैं इनके शरीर के ऊपर। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि झाड़ी उस जगह उगती है जो जमीन ज्यादातर बंजर हो, या फिर हम यूं कहें जहां पे नाइट्रोजन की कमी हो, पानी की कमी हो। आप यूरिया की बोरी देखते हैं, यूरिया की बोरी के ऊपर यहां लिखा होता है नाइट्रोजन 46% लिखा होता है ना। क्यों लिखा होता है, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। वो एक उर्वरक है, साथ ही साथ वो एक उत्प्रेरक है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन किसी भी पौधे में, किसी भी जीव में वृद्धि को प्रेरित करता है। जब यूरिया आप खेत में डालते हो तो देखते हैं ना, पौधा काफ़ी तेजी से वृद्धि करता है, काफ़ी तेजी से बड़ा होता है। होता कि नहीं होता है, क्यों होता है, क्योंकि वृद्धि को प्रेरित कौन कर रहा है, नाइट्रोजन प्रेरित कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, तो नाइट्रोजन की वजह से वृद्धि करता है। लेकिन ये जो झाड़ी है ये उस जगह उगती है जहां पे नाइट्रोजन नहीं होता। अब नाइट्रोजन नहीं होगा तो ये बड़ा नहीं होगा।
अब बड़ा नहीं होगा, मान लो ये जमीन से छोटा सा ये पौधा है, तो इसे अपनी रक्षा करनी होगी कि नहीं करनी होगी? अरे रास्ते से बकरी घूमते हुए जाएगी तो इसको खा जाएगी। आप जाओगे भाई, छोटा सा पेड़ रहता तो इसे पैरवा से मारते चलते हैं कुछ महापुरुष, डंडा एक हाथ में कुछ लोग लेते तो डंडा से मारते चलते हैं, है ना। उसकी खानदाने गायब कर दोगे अगर यहाँ से मार दोगे। अगर यहाँ उसका फूल लगा है, आप यहाँ से मारोगे तो उसकी पूरी की पूरी खानदान आने वाली पीढ़ी है गायब। हो गई कि नहीं हो गई भाई? आप मारते जाओगे तो गायब। तो ये जाति मान लेते हैं, ये किसी भी जाति का हो, जिस भी जाति का ये पौधा है, ये तो खत्म हो गया ना, फिर भविष्य में हम इसे देख पाएंगे नहीं। तो ये अपनी रक्षा के लिए क्या करता है? शरीर के ऊपर कांटे निकाल लेता है। अब खा के दिखाओ मुझे, एक बार बौरा खाओ लोगे तो यहाँ जाके ऐसा वैसा जगह धंसेगा, तुम बताओ नहीं पाओगे। समझ रहे? इतना खतरनाक। इसीलिए याद रखना कि झाड़ी की पहचान क्या होती है ना, जिनके शरीर पे क्या पाए जाए? कांटे पाए जाए। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे पानी और नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा, साथ में आपने पढ़ा होगा कीट भक्षी पौधे, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? घटपरड़ी पढ़ा है ना? वो भी इस जगह, ऐसी जगह उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो कैसे बन जाते हैं? कीट भक्षी बन जाते हैं, क्योंकि हर जीव के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा तो होगी ही होगी। वो मेंटेन करने के लिए उसे खाने लगते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब चलो बॉटनी की बात करें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पति का अध्ययन करते हैं। एक छूट गया आपका ना, वृक्ष, है कि नहीं? वृक्ष की पहचान कैसे होगी? तो जिसका तना कैसा हो? कठोर हो। आम, बरगद, पीपल, ये क्या है? ये वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं। कांटे की बात कर लें तो गुलाब, देख रहे कि नहीं? तो गुलाब किस कैटेगरी में आने वाला है? अब भाई अगर हम शाक की बात कर लें तो आपका जो बथुआ है कि नहीं, धनिया, पालक, समझ रहे हो बालक? ध्यान से समझना, है कि नहीं? हाँ बेटा, मुरई गजबे है। हाँ ठीक हो बेटा, चलो मुरई, तो वहाँ मुरई हम निकालते हैं। देखो इधर समझो बात को। साग समझ में आया कि नहीं समझ में आया? साग जिसका तना मुलायम हो, है ना, जड़ छोड़ के पूरा गायब, खाली जड़ काटेंगे बाकी, है कि नहीं? झाड़ी, शरीर पे कांटे पाए जाएं, झरबेल, छोटी छोटी बेर जैसी चीज, छोटे छोटे होता है एकदम, उसको भी हम खा जाते हैं। प्रकांड जीव हैं हम, है ना। झाड़ी पहचान, शरीर पे कांटे, एग्जाम्पल गुलाब। वृक्ष तना कठोर, मार के देखो, चेक करके देखो, कठोर, पीपल, बरगद, आम, नीम, ये क्या है? कठोर, है ना, वृक्ष है। क्या है सर? वृक्ष है। बहुत अच्छा, समझ गए ना यहाँ तक बेटा? कोई दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों तथा वनस्पति, तो वनस्पति में कौन आ रहा है? शाक आ रहा है, जो बहुत कमजोर हो। समझ रहे हैं? इसमें कुछ बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो वाले कमजोर नहीं जिनका शारीरिक बनावट कमजोर है, वो। समझ रहे हैं? अब हम किस में आएंगे? हम जंतु में आएंगे। हमारा अध्ययन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। मत सोचना कि मैं बहुत कमजोर हूं तो मैं बॉटनी में आ जाऊंगा। समझ रहे हैं? हम क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसके जन्मदाता कौन है भाई? थ्रियोफ्रैक्टस। अब देखो यहाँ एक कंफ्यूजन है ना, कहीं कहीं लिखा होता है थ्रियोफ्रैक्टस, कहीं कहीं लिखा होता है थ्रियोफ्रेसटस, क्योंकि ये विदेशी नाम है। तो यहाँ सी का कहीं कहीं मीन क होता है और सी का कहीं कहीं मीन स होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे साइकिल में क्या पढ़ते हैं? उसे साइकिल पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मुर्गा में क्या पढ़ते हैं? उसको कॉक पढ़ते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मीनिंग सेम सेम है। अरे भाई साइकिल की मीनिंग क्या होती है? CYCLE। क्या पढ़ा इसे हमने? साइकिल पढ़ा। अब COCK, इसे इस सी को हमने क्या पढ़ा? क पढ़ा ना। तो सी से कहीं कहीं सा भी होता है, तो सी से कहीं कहीं क भी होता है। एक कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, ठीक है? तो कहीं कहीं थ्रियोफ्रेस्टस होता है और कहीं कहीं थ्रियोफ्रैक्टस होता है, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। अब एक पॉइंट और समझेंगे। जैसे हमने ये समझा था कि जंतु विज्ञान का जन्मदाता हम अरस्तु को मानते हैं, लेकिन क्यों
क्योंकि उन्होंने एक बुक बनाई थी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें उन्होंने 500 जंतुओं का अध्ययन किया था, उनके बारे में लिखा था। ठीक उसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान का जन्मदाता हम किसे मानते हैं? थियोफ्रैक्टस को। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक का नाम, एक पुस्तक की खोज की थी, उसमें उन्होंने 500, उन्होंने भी कितने पौधे की बात की थी? 500। बुक का क्या नाम था भैया? हिस्टोरिया। ये एनिमेलिया है, बस यही जोड़ देना आप क्या? प्लांटेरम। क्या जोड़ देना? प्लांटेरम। मतलब आपसे पूछेगा कि थियोफ्रैक्टस को बॉटनी का जन्मदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने 500 पौधों का अध्ययन किया था। उसकी जानकारी किस बुक में लिखा था? तो उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम, टेरम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश है भैया। प्लांटेरम, ठीक है, टेरम ही लिखो, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने बॉटनी का अध्ययन, बॉटनी की सारी 500, ये पॉइंट जरूर याद रखना, बुक का नाम जरूर याद रखना। केवल आपको याद क्या रखना है भाई? हिस्टोरिया। क्योंकि जंतु को हम एनिमल बोलते हैं, एनिमल से बना एनिमेलिया। पौधे को हम प्लांट बोलते हैं, इंग्लिश में पादप को क्या बोलते हैं? प्लांट माने पौधा होता है, तो प्लांट से प्लांटेरम बना और एनिमल से एनिमेलिया बना। समझे कि नहीं मेरे बात को? तो अब यहां तक कोई कंफ्यूजन बाबू नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ गए? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान आ गया, वनस्पति विज्ञान आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ेंगे अब जीव के बारे में, ठीक है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है और ये बहुत, मतलब मैं आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हालांकि आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसलिए बताया गया क्योंकि भाई बीच में छुट्टी होती है ना, महीने की, 1 महीने की छुट्टी होती है, आधा लोग की बैटरी उधर गायब है, ठीक है? मेहनत करिए और लग जाइए लड़ाई से, ठीक है? कभी ये देखो, ये सोच के कभी अगर पढ़ोगे ना कि अभी मुझे बहुत दिन बाकी, कौन सा मेरा पेपर अब की होना है, बेटा तो न्यू, ये सब न्यू भर रहे हो। अगली बार जो मिलेगा लिंटर खाली ढालना रहेगा, इंटर फाइनल वाला लिंटर होता ही होता है ना? उस मतलब देखो, पढ़ाई 12 तक, इसके बाद तुमसे कोई नहीं पूछने वाला क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो बेसिक मजबूत करो। कभी भी जो IAS PCS क्रैक करते हैं, जो नीट वगैरह निकालते हैं ना, उनका ये बेसिक मजबूत होता है, फटक से निकाल लो। इंटर आप पढ़े रहो, नीट तुम्हारा कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। समझ रहे हो? MBBS जो बनते हैं गवर्नमेंटेड कॉलेज से, उसके लिए आपको नीट निकालना पड़ता है। अगर आप नीट निकालना चाहते हो तो आपको ये बेसिक पॉइंट मजबूत करना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम जितना मजबूत कर लो वैसे ही निकाल लोगे नीट। बैठे बैठे घर बैठ के, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक मजबूत करना होगा। समझ रहे हैं? वरना हो जाएंगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। चलिए आगे बढ़ते भाई सजीव के बारे में। सजीव तो हम समझ ही गए, सजीव किसे कहते हैं, है ना? सजीव, सजीव समझ गए कि नहीं समझ गए? सजीव किसे कहते हैं? तो सजीव वह होता है जो, या फिर जैसे बोले जिसमें जीवन है, जो जिंदा है, या फिर दूसरी वाली परिभाषा मैं बार बार बता रहा हूं कि जो वृद्धि, उपापचय, जनन, गति, भोजन आदि लक्षण प्रकट करता है, वो क्या है? जीव है। अब इसके साथ एक, इसका देखिए, इसके साथ एक और होता है भाई, वो क्या होता है? वो होता है निर्जीव। कैसे पहचानेंगे कि ये निर्जीव है? तो भाई निर्जीव का भी तो कुछ लक्षण होगा। कैसे पहचानेंगे चाक सजीव है कि निर्जीव है? सांस ले रहा है? नहीं ले रहा है ना? भोजन करेगा? तुमसे कबो कपड़ा के लिए झगड़ा करेगा? कमरे में बैठने के लिए, बेंच के लिए मार करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है? निर्जीव है। तो सजीव का जस्ट अपोजिट। अब एक पॉइंट, एक सवाल मैं आपको यहाँ दे रहा हूं, ये रहेगा आपका होमवर्क। सजीव और निर्जीव में कम से कम 5 लक्षण जरूर लिख के लाइएगा। क्या क्या अंतर है सजीव और निर्जीव में? आप ऐसे बैठे बैठे कर लोगे, मैं जानता हूं आप प्रतिभाशाली हो, बैठे बैठे आधा लोग का तो हले हो गया होगा, है ना? आप लोग मल्टी टैलेंटेड गाइज हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण कैसे पहचानेंगे कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है? आवाज ना करें, समझते चलिए, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है आपका? वृद्धि। पहला पॉइंट है वृद्धि, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ। क्या होती है वृद्धि? वृद्धि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। वृद्धि किसी भी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ परिवर्तन,
किसी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। यानी कि समझो क्या कहना चाहता, ये चाक है, ये बड़ा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये सजीव नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे कोई लड़का रहा होगा, वो आपके सामने बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, आपसे भी बड़ा हो गया। लेकिन क्या आपने कभी एक चीज नोटिस किया कि वो किस दिन बड़ा हुआ? आप बता पाए? बाबू आज 1 हाथ बड़ा हुआ है, बाबू आज 1 बित्ता, बाबू 2 गज 3 गज, ऐसे कब बता पाए हो? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वृद्धि क्या है? वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, इसे हम नहीं देख सकते। हम बात कर रहे थे वृद्धि की, है ना? तो किसी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। आप किसी गुलाब के सामने बैठ जाओ ना, आप उसकी पंखुड़ियों को ध्यान से देखते रहो, वो कब खिलेगा आप नहीं बता पाओगे। वो धीरे धीरे खिलता रहेगा, आपको एहसास भी नहीं होगा कब वो खिल गया। समझ रहे हैं? एक पॉइंट और मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जानते हैं कि कुछ जीव कुछ समय तक वृद्धि करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन भर वृद्धि करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं, लेकिन हम एक उम्र आते आते हमारी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। 1 नंबर का सवाल कि मनुष्य का कौन सा भाग हमेशा वृद्धि करता रहता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग हमेशा वृद्धि करता रहता है? बाल नाखून छोड़ दो, क्योंकि बाल और नाखून एक ऐसे अंग हैं जो मरने के बाद भी वृद्धि करते हैं। आप भूत वाली मूवी देखते हो, देखते ना, बड़ा बड़ा नाखून क्यों हो जाता है? क्योंकि नाखून और बाल का निर्माण कैसे होता है ये समझो। ये तुम्हारी उंगली थोड़ी सी चौड़ी है, समझो। जब कोशिकाएं मरती हैं तो वो आगे की तरफ जाती हैं। वो क्या करती हैं? आगे की तरफ जाती हैं, और ये क्या होती हैं? मृत। इसीलिए नाखून काटने पे आपको दर्द नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मृत कोशिकाएं आती हैं। जितनी मरी हुई कोशिकाएं हैं वो नाखून के रूप में, बाल के रूप में वृद्धि करती हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वह कौन सा अंग है जो सजीव है, यानी कि जिसे काटने पे आपको दर्द का भी एहसास होगा और वो लगातार वृद्धि करता है। तो वो पार्ट है आपका कान और आपकी नाक। नोटिस करके देखो आपके बाबा की नाक कितनी बड़ी है ना? आपके बाबा का कान कितना बड़ा है, क्योंकि वो वृद्धि लगातार करता रहता है। अगर बात करें पेड़ को छोड़ के वह कौन सा जीव है जो लगातार बढ़ता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, वो कौन सा जीव है? तो वो है बाबू सर्प। सांप हमेशा वृद्धि करता रहता है, वो लगातार बढ़ता रहता है। दीपक जी सो रहे हैं पूरा मजबूती से, मजा लीजिए क्लास का, ध्यान में, ठीक है? समझिए। अब एक पॉइंट और याद रखो कि ना केवल सजीव वृद्धि करते हैं बल्कि निर्जीव भी बढ़ते हैं। समझ रहे हो? ना केवल सजीव वृद्धि करते हैं बल्कि निर्जीव, वे जीव है ना, या फिर वे पदार्थ जिनमें जीवन नहीं है, वो भी बड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, लेकिन याद रखना कि ये जैविक प्रक्रिया नहीं है, वो किसी न किसी वस्तु के दबाव के कारण बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं हिमालय पर्वत, आप सुनते होंगे बराबर, न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि हिमालय क्या कर रहा है? आज भी बढ़ रहा है। तो क्या वो सजीव है? वो चट्टानों से बना है ना भाई, वो सजीव है? नहीं है। लेकिन यहाँ किनारे से जब दबाव पड़ता है तो वो क्या करता है? वृद्धि करता रहता है। या फिर रेत के जो बड़े बड़े टीले बनते हैं, अब आप कहोगे जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा रेत था तो बड़ा बड़ा टीला कैसे बना? यानी कि ये रेत बड़ा थोड़ी हुए हैं, रेत तो जितने छोटे थे वो उतने ही छोटे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो दबाव की वजह से क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो पॉइंट याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, कि क्या सजीव के साथ साथ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं? जी हाँ, निर्जीव भी वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि वाला लक्षण ये निर्जीव भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो दबाव में। कोई कहता है मैं आई गो आउट सर, बहुत अर्जेंट है, टीचर कहेगा नहीं जाना है, तो दबाव में है भाई।
है ना, वो दबाव तब तक झेलेगा जब तक उसका पेशेंस है, उसके बाद तो बात हम समझदार हो, है ना। तो ये वृद्धि समझ में आ गया। वृद्धि क्या है? एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। किसी जीव के आकार एवं आकृति में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि ना केवल सजीव करते हैं बल्कि निर्जीव भी करते हैं। याद रखना, जंतुओं में वृद्धि निश्चित होती है, पहले ही तय होता है शेर कितना बड़ा होगा, हम मनुष्य कितना बड़ा होगा, इसके बाद मनुष्य थोड़ी हो जाना है। मान लो मनुष्य की मैक्सिमम लंबाई 11 फुट 8 फुट, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। हाँ, हो जाता है तो वो क्या होता है, वो अपवाद वाली कैटेगरी में आता, हो सकता है उसको कोई रोग हो, ऐसा हो सकता है। अब कभी ऐसा देखो, शेर को कितनों दवाई खिला दो, कितनों दवाई खिला दो, वो बताओ हाथी जैसा हो जाएगा, जिराफ बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जो जीन है, उसका जो डीएनए है, वो पहले ही तय है कि भाई साहब इतने बड़े होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे। कितनों स्टेप अप खिला दो, कितनों हार्लिक दे दो, बानवीटा दे दो, नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हो? स्टेप वो आ रहा था ना, स्टेप अप, पियोगे तो कहीं रीढ़ की हड्डी बहरिया क्या निकल जाएगी, कितना बड़ा कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारी लंबाई पहले से तय होती है, क्योंकि हमारे जनक, हमारे पूर्वज जितने बड़े होंगे उतना ही लक्षण हमें, उनका ही तो लक्षण हमें मिलता है भाई, उनका ही गुण हमारे शरीर में आया हुआ है। तो जितने बड़े वो हैं उतने बड़े हम हैं। सजीवों का हम पहले लक्षण की बात कर रहे हैं, वृद्धि। वृद्धि जीव का एक प्रमुख लक्षण है, लेकिन याद रखना कि ना केवल सजीव बल्कि निर्जीव भी वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना पॉइंट? अब ये पॉइंट याद रखना, कौन सा भाग लगातार वृद्धि करता है तो कान और नाक, व कौन सा जीव है जो लगातार बढ़ता है वो कौन सा है? सर्प। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं होना। बेस्ट ऑफ लक।